तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो में लेकर आ गया हूं। ठीक है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है कि सर त्रिभुज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, कैसे हम त्रिभुज में स्कोर कर पाएंगे, त्रिभुज के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, 2022 बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है त्रिभुज से। त्रिभुज के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी हमने डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप प्यारा से एक लाइक देकर और वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, पूरा का पूरा जो मैं आपको त्रिभुज का क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा वादा है, 100% जानते हैं, कोई भी मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि भाई उतना मैं रिसर्च करके आता हूं तब आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, इससे बाहर जाना अनिश्चय है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आप लोगों को। पहला प्रश्न में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले तैयार करके आपको प्रश्न जाना है। पहला प्रश्न यह है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान समझिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, चाहे एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका प्रमेय है और ये प्रमेय को कहते हैं हम थेल्स प्रमेय। देखिए, या तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, या तो इस तरह पूछेगा, या तो एकदम शॉर्टकट पूछेगा तो इसी को बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, और इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो यह तीन तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसकी तीन तरीके से कैटेगरियां बनाई गई हैं, मतलब तीन तरीके से पूछने का तरीका है। इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। और यह प्रमेय को इन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से मतलब इस तरीके से बहुत बार भी पूछा गया, इस तरीके से भी बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है ये प्रश्न, इसको पहले आप नोट कर लीजिए पूरा। ये बहुत ज्यादा थेल्स प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो तैयार कर ही लेना था, पहले मैं इसी को बताने वाला हूं। तो देखिए, ये आपको तैयार, पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्या करा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। इसी को हमको, इस प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए, बहुत इसने आपने नोट कर लिया। चलिए अब ये कहता क्या, यहां से हल करने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, आराम से समझिएगा। ठीक है, और ये कहता क्या चाह रहा है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ये कहना चाह रहा है कि पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। पहले क्या बनाया जाएगा? सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाया जाएगा। कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, पहले मैं यहां त्रिभुज बना दूं। आराम से इसे पढ़िएगा। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। कह रहा है कि ये त्रिभुज है, जिसका नाम मैं रख देता हूं, ये आपका बी और ये आपका सी है। ये त्रिभुज है। कह रहा है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज की तीन भुजा है, किसी एक भुजा के समानांतर आपको एक रेखा खींच देना है। ठीक है, चलिए मानता हूं कि बीसी के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया यहाँ पे। ठीक है, बीसी के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया, जिसका नाम रख देता हूं यहाँ पे डी और ई, डी और ई रख दिया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, अब ये जो रेखा हमने खींचा है, ये रेखा इस ए बी भुजा और ए सी भुजा जो है उसको समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज हमको प्रूफ करना है कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यह फिगर आपको इस तरह बना लेना है। ठीक है, फिगर बनाने के बाद देखिए कुछ चीजें आपको करना है, फिर इसके बाद लिखना है। पहले आपको करना है कि बी ई को मिलाइए, बी ई को आपको क्या कर देना है? मिला देना है। इसके बाद डी सी को मिला देना है। देखिए ये सब लिखेंगे, पहले आप जो कर रहा हूं उसको कर दीजिए, डी सी को मिला दीजिए। फिर बिंदु डी से ए ई भुजा पर लंब डालिए, बिंदु डी से ए ई भुजा पे क्या डालिए? लंब डालिए। इसका नाम रख दीजिए एम, इसका क्या नाम रख दीजिए? एम। इसी तरह ई भुजा मतलब बिंदु ई से ए डी भुजा पर लंब डालिए, तो यहाँ पे लंब डाल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं एन। लंब मतलब 90 अंश पर सीधा आके गिरेगा। इतना काम आपको फिगर में कर देना है। इसके बाद हल में क्या करना मैं बताता हूं आप लोगों को। हल में सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है। सबसे पहले क्या लिखना है? कि दिया है। जिस प्रकार बताऊं आराम से नोट कीजिए, 1% दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको लिखना है दिया है। क्या दिया है? तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि जो डीई है ना वो बीसी के समानांतर है। एन दिया है, डीई जो है वह आपका बीसी के क्या है? समानांतर है। ये चीज दिया है। सिद्ध करना है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको रीडिंग डालना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई? हमको सिद्ध करना है कि इसकी भुजाएं समानुपात में होंगी, मतलब एडी बटे में डी बी
बराबर होंगी AE बटे में EC। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सिद्ध करना, फिर हमने ये सब रचना किया है तो रचना भी लिखना पड़ेगा ना, जो सब एक्स्ट्रा चीज हम लोग रचना किए हैं उसको लिखना पड़ेगा। हेडिंग डालना आपको रचना। रचना में हमने क्या किया कि B व E को मिलाया, उसी तरह C और D को मिलाया। तो लिखेंगे कि B व E को मिलाया, B व E को क्या किया हमने, मिलाया, लिखना पड़ेगा ना, B और E को मिलाया, वह D और C को मिलाया, वह D व C को मिलाया, ठीक है। ये काम हमने क्या किया है। इसके बाद फिर हमने क्या किया है कि EN जो भुजा है, EN AD पे क्या है, लंब है। तो इसको लिखेंगे कि EN लंब है किस पे, AD पे। तथा उसी तरह DM जो हो जाएगा, उसी तरह जो DM है वो लंब है किस पे, AE पे। तो DM जो है वो लंब है किस पे, AE पे, ठीक है। इतना काम कर देना है। इतना करने के बाद तब जाके हमें लिखना है उपपत्ति। अब यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखना है आपको, उपपत्ति। एग्जाम एकदम जिस प्रकार लिखा उसी प्रकार लिखना है। उपपत्ति मतलब प्रूफ। अब हम ये प्रूफ करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रूफ करना हमें किस प्रकार प्रूफ करना है। देखिए एक चीज ध्यान समझिएगा, हमको प्रूफ करना है, ये चीज सिद्ध करना है। तो यहाँ पे AD आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए AD आधार वाले त्रिभुज को खोजेंगे। AD आधार वाला त्रिभुज कौन है, AD। ये आधार हो जाएगा तो ADE, ये तो त्रिभुज बनना है, ADE बन रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका, ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले काम यही काम करेंगे कि AD का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया हम ज्ञात करने जा रहे हैं किसका, त्रिभुज ए होगा ना, त्रिभुज ADE का। त्रिभुज ADE का हम एरिया ज्ञात करने जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे। आधार क्या लेंगे, तो आधार हमारा AD ही रहने वाला भुजा, AD आधार ही रहेगा, AD हमारा आधार हो गया। ऊंचाई क्या लेंगे, तो ऊंचाई इस बार हम क्या लेंगे, ऊंचाई इस पे NE है। देखिए आधार यह है, इस पे ऊंचाई NE है, तो ऊंचाई हम क्या लेंगे, NE लेंगे, ऊंचाई लेंगे NE। इसको हमें समीकरण नंबर क्या मान लेना है, पहला मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आइए, अब हमको DB भुजाला, DB आधार मानकर कोई त्रिभुज बनना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो DB क्या बना है, DBE बनना है ना, DBE। अब हम ज्ञात करने वाले हैं उसका BDE का क्षेत्रफल, चाहे DBE का चाहे BDE का। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं घेर देता हूँ, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, BDE का। तो लिखेंगे एरिया BDE का, मतलब BDE का हम ज्ञात करने वाले क्षेत्रफल। फार्मूला वही रहेगा, 1/2 आधार। आधार क्या होगा इस बार, BD हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। ऊंचाई क्या लेंगे, तो देखिए ऊंचाई इसमें क्या काउंट होगी, तो इस वाले त्रिभुज में जो काउंट होगा ऊंचाई वही काउंट होगी। देखिए त्रिभुज बनना ना, इस त्रिभुज में अगर आगे बढ़ाऊं तो ये ऊंचाई वही काउंट, जो इसमें ऊंचाई काउंट होगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे NE, ऊंचाई वही होगा। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2 मान लेना है, ठीक है। अब सिंपल करना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देना है आप लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को भाग दे दीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दे दीजिए, भाग। जैसे ही भाग देंगे तो भाग देने पे क्या लिखेंगे आप कि एरिया त्रिभुज ADE का, इसमें भाग देंगे हम एरिया त्रिभुज किसका, त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज का साइन बना लीजिएगा, त्रिभुज BDE का हम क्या देंगे, भाग। तो बराबर होगा, इसके बटे में भाग देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे AD गुणे NE, और बटे में ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे BD और गुणे NE हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको निष्कर्ष निकलना है, निष्कर्ष 2 चीज निकलेगा कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, NE से NE क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, आराम से नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया, तो अब तो भर गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, इस वाले पेज को यहाँ इंक्लूड करूंगा नीचे, ठीक है। चलिए तब यहाँ से हम भाग दे दिए हैं, तो हमें क्या मिला आप लोगों को, यहाँ से भाग देने पे हमें एक चीज मिला, बच गया हमारा यहाँ पे
एरिया त्रिभुज किसका, ADE बटे में एरिया त्रिभुज BDE बराबर क्या बचा इधर AD और बटे में क्या बचा नीचे BD। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए क्या, तीसरा। ये समीकरण नंबर क्या है, तीसरा है। ठीक है, ये काम यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब देखिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इस फिगर को उठा के दिखाने वाला हूँ। ये फिगर देखिए, फिगर की जरूरत है। अब इधर हमने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया ना। अब इसी तरह इधर देखिए AE, इन दोनों को आधार मान के दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों को आधार मान के दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। जैसे AE आधार है तो AED मतलब AED वही त्रिभुज ADE, चाहे AED का ये चाहे ADE, बात वही है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। इसी तरह EC भुजा मतलब ECD का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। जैसे उस तरह दोनों को याद किया हूं, इस तरह इन दोनों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आते हैं। यहाँ से नीचे लिखना है ना, तो लिखेंगे हम लोग आराम से कि एरिया, अब हम ज्ञात करने वाले हैं एरिया त्रिभुज किसका ADE का हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, एरिया ज्ञात करने वाले हैं। तो तब ADE का एरिया ज्ञात करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2। आधार क्या माने हम AE, आधार यही तो मानेंगे, क्या मानेंगे AE आधार मानेंगे, लंब क्या होगा DM। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा AE और लंब क्या हो जाएगा हमारा DM हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह हम एरिया ज्ञात करेंगे किसका, जो नीचे वाला है ECD का। क्या कर गए ECD का, चाहे उसको आप CED कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ECD कहिए चाहे ECD कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम याद करेंगे ECD का। तो यहां पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज किसका ECD का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही होगा 1/2। आधार यहाँ पे चेंज होगा, आधार हम EC लेंगे, आधार क्या लेंगे EC, और ऊंचाई तो वही काउंट होगी DM, जो इसमें काउंट होगा वही होगा। ये समीकरण नंबर 5। अब करना क्या आपको कि समीकरण 4 और समीकरण 5 में भाग दीजिए, जैसे उसका भाग दिए उसी तरह यहाँ पे। तो समीकरण 4 का भाग देंगे हम समीकरण किस में 5, समीकरण 4 में भाग देंगे समीकरण 5 का। तो भाग देंगे तो आपको क्या मालूम चलेगा कि एरिया त्रिभुज ADE बटे में एरिया त्रिभुज CED बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे AE और गुणे DM, और बटे में इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे E और CE और गुणे DM। भाग देने पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है आप ही देखिए, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इन होगा। तो बच क्या जा रहा है आपका, तो बच रहा है एरिया त्रिभुज ADE का और बटे में एरिया त्रिभुज CED का बराबर बच रहा है AE बटे में क्या बच रहा है CE बच रहा है। इसको समीकरण नंबर आपको 6वां दे देना है। क्या देना है 6वां नाम। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से एक चीज देखा जाए तो नोटिस कीजिए कि समीकरण 6वां और समीकरण 3, ये देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6वां से आपको निष्कर्ष क्या निकल रहा है। इधर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इधर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इधर भी आपका BD का क्षेत्रफल, इधर का CED का, इधर आपका AD बटे क्या है BD, इधर का आपका AE बटे क्या है CE है। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे मैं रफ लैंग्वेज में थोड़ा समझाना होगा। हमें सिद्ध क्या करना था तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए हमें सिद्ध करना है यही चीज, ये चीज हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमको क्या, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सिद्ध करना हमको क्या है कि AD बटे में DB बराबर हो जाए किसके AE बटे में किसके EC के बराबर हो जाए, ये ना सिद्ध करना है। तो अब देखिए इधर AD बटे में BD यहाँ से निकल जाएगा, AD बटे में BD, AE बटे में EC CE यहाँ से निकल जाएगा, तो काम बन जाएगा। लेकिन इधर आपका ये दोनों पोर्शन आपका बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो ऊपर वाला तो बराबर हो रहा है, देखिए ऊपर वाला बराबर है ADE और इधर भी ऊपर AD लिखा है, लेकिन नीचे यहाँ पे BDE है और यहाँ पे आपका CED है। ठीक है, ये दोनों को बराबर अगर हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये चित्र को ध्यान समझिए तभी वो समझ में आएगा। हमें बराबर करना है BDE को। देखिए
डी ई बराबर करना है किसके, सी ई डी। मतलब ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को क्या कर देना है, बराबर। तो ये बराबर होता है, इसलिए होता है कि देखिए समझिए नियम चलता है, वही नियम के अनुसार बराबर होगा कि यदि दो समांतर रेखा है, और देखिए दो समांतर रेखा में अगर किसी एक, अगर एक रेखा पे, देखिए कोई एक रेखा है, एक रेखा पे अगर दो त्रिभुज बनाए जा रहा है और दोनों त्रिभुजों का आधार देखिए एक ही होगा, तो समझ लीजिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही आधार व समांतर के बीच बने त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम दोनों त्रिभुज को बराबर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यहीं पे एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि हम कहेंगे इसलिए, हम इसको बराबर कर देंगे, कहेंगे इसलिए जो एरिया है किसका, त्रिभुज बी डी ई, वह बराबर होगा एरिया किसके, त्रिभुज ई सी डी के। वो दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। इसका नाम रख दीजिए समीकरण नंबर 7वां। अब कोई कहेगा क्यों बराबर किए हैं, तो उसका लिखना पड़ेगा आपको एक चीज कि एक ही आधार, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बन रहे थे, एक ही आधार व समांतर, एक ही आधार व समांतर के बीच, एक ही आधार व समांतर के बीच, मतलब दो रेखा समांतर था और दोनों त्रिभुज बन रहा था, तो उसका एक ही आधार काउंट हो रहा था, बनी त्रिभुज, बनी त्रिभुज। बस इतना पॉइंट लिख दीजिएगा, एक ही आधार व समांतर के बीच बनी त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखिए, अब इसी समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान अगर मैं समीकरण तीसरा में रख दूं कि जहां आपका बी डी ई है, वहां अगर मैं लिख दूं सी ई डी, तो काम बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहां से आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह कि समीकरण किस से, तीसरा से, वह समीकरण किस से, छठवां से, वह समीकरण किस से, 7वां से, समीकरण 7वां से। इन तीनों से निष्कर्ष ये निकलेगा कि जब बी डी ई बराबर हो जाएगा सी ई डी के, तो यह एल एच एस आपस में बराबर, तार एच एस भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है लास्ट में कि जो ए डी बटे में डी बी भुजा है वो बराबर हो गया किसके, ए ई बटे में ई सी भुजा के। जब एल एच एस बराबर तार एच एस बराबर होता है, यही चीज हमको क्या करना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रूफ करना था। यही आपका थेल्स प्रमेय है और हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है और एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थेल्स प्रमेय आपको समझ में आ गया ना। और एक प्रमेय होता है इसी का विलोम, मतलब इसी का विलोम सिद्ध करने के लिए आता है, उसको जस्ट हम देखने वाले हैं। ये दोनों प्रमेय तैयार आएगा तो काम आपका बनने वाला है। ठीक है, तो ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। इसी का एक आता है इसका विलोम, चलिए उसको देखने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अब उसी का जस्ट दूसरा, उसका विलोम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। अब ये एग्जाम में बहुत ज्यादा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों में से एक आएगा जरूर, पक्का लिख लीजिए, गारंटी है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, यह कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब तक दे रहा था कि तीसरी भुजा के समांतर को एक रेखा खींच दिया जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगा। अब ये उल्टा बोल दिया कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं सिद्ध करके। ठीक है, और ये दोनों एकदम आपको एकदम रट्टे मार जाना चाहिए, एकदम पूरा रट लेना चाहिए इसको। ठीक है, चलिए अब ये क्या कहता है, तो इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्यारा सा फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहां से प्यारा सा फिगर एक बनाता हूं। बन गया ये फिगर, और इसका नाम रख देता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। ठीक है, और इसके समानांतर दिया है कि अगर एक समानांतर रेखा खींच दिया जाए जो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे। ठीक है, ये चीज दिया है। अब सबसे पहले एक यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, क्या है, डी है, और ये क्या है, ई। ये चीज हमको दिया है कि यह जो रेखा है ना इन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, हमको सिद्ध करना है कि यह दोनों समांतर होगा कि नहीं। तो इसके लिए एक रचना करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मान लेता हूँ ऐसा बिंदु कि इसको मान लेता हूँ ई डैश। हमने एक रचना किया कि डी ई जो है ना वो बी सी के समानांतर नहीं है, जो हमने एक नई रेखा खींचा है डी ई डैश वो अब बी सी के समानांतर है। ठीक है, हमने एक रचना किया है, तो इसको मैं अभी लिखवाने वाला हूँ अच्छे तरीके। पहले इस फिगर को कितना बना लीजिए, तब ये फिगर बन जाता है, तब यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है भाई, तो हमको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि जो डीई है, क्या है, डीई
वह आपका ए बी तथा ए सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब समानुपात में बांटता है। ये तो दिया है, लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई है, डीई जो है वह आपका ए बी तथा ए सी को, ए बी तथा ए सी को इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर होता है ए ई बटे में ई सी के। यही चीज हमको दिया है, ठीक है, इतना चीज लिख देना है। इसके बाद सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो डीई है ना वो समानांतर है बीसी के। सिद्ध करना हमको कि डीई है समानांतर है किसके, बीसी के। चीज सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज सिद्ध करना। अब देखिए आगे करना है रचना। आपने रचना किया है, रचना को लिख दीजिएगा। रचना आपने ये किया है कि आपने डीई डैश एक रेखा खींचा है, डीई डैश रेखा खींचा है और उसको आपने समानांतर किसके माना है, बीसी के। बीसी के अपने समानांतर उसको माना है, ठीक है, कि डीई डैश रेखा जो है बीसी के समानांतर है, ये चीज हमें माना है। तो चलिए अब इसके बाद क्या करना है, तब इतना चीज हो गया। इसके बाद आपको नंबर लगाना है उपपत्ति पे, और मैं बताऊंगा कि आपको उपपत्ति किस तरह इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यानी डालिए उपपत्ति और समझते चलिए एक एक पॉइंट को। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कि माना डीई जो है ना वो बीसी के समानांतर नहीं है। लिखेंगे कि मान रहा हूं, हमको तो सीधे यही करना है कि डीई बीसी के समानांतर, यही सिद्ध करना है, लेकिन मान रहा हूं कि माना डीई जो है ना वो समानांतर नहीं है किसके, बीसी के, तथा हम यह मान रहे हैं कि जो डीई डैश है ना वो समानांतर है किसके, बीसी के समानांतर है, ये हम मान रहे हैं। फिर इन दोनों को हम संपाती सिद्ध कर देंगे, आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। इतना हमने माना है। तो ये बताइए कि जब डीई डैश समानांतर हो गया बीसी के, तो अभी हमने थेल्स पर में पढ़ा कि जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हो जाती हैं तो ये जो तीसरी रेखा होती है, जो ये रेखा खींचा है, यह अब भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। अभी पढ़े हैं ना थेल्स पर में, तो क्या उसके अनुसार मैं ये नहीं कह दूंगा कि इसलिए अगर डीई डैश समानांतर है किसके, बीसी के समानांतर है, तो मैं खूब आराम से कह दूंगा कि ए डी बटे में क्या, डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई डैश बटे में किसके, ई डैश सी के, ठीक है। किस नियम के अनुसार आप कह रहे हैं भाई इसको, तो हम कह रहे हैं इसको आधारभूत बीपीटी के नियम से, मतलब थेल्स प्रमेय के नियम से। थेल्स प्रमेय ये नियम कहता है ना कि अगर दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये भुजा जो है अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो यही तो किया है, नहीं कह सकता हूं आराम से। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर पहला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद तथा एक चीज तो हमको आगे से दे ही रखा है, एक चीज तो हमको आगे से दे ही रखा है कि ए डी बटे में, देखिए ये चीज आगे से नहीं दिया, देखिए ये चीज दिखाई दे रहा है, ये तो आगे से दे ही रखा है कि ए डी बटे में क्या, डी बी बराबर है आपके ए ई बटे में ई सी के क्या बराबर। इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है और कोष्टक में लिख देना है आपको कि ये चीज भाई हमको ना दिया है, ये चीज हमको क्या है, दिया है, ठीक है, ये चीज हमको दिया है। इसके बाद देखिए समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष मिला है कि अगर LHS इधर बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये दोनों बराबर थे भी आपस में बराबर होगा, मतलब ए ई डैश बटे में ई डैश सी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के बराबर होगा, ठीक है। अब इतना काम हो गया, बस आपको काम करना है कि दोनों तरफ क्या करने पे, एक जोड़ने पे, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पे, दोनों तरफ एक जोड़ने पे। अब दोनों तरफ एक जोड़ना है तो ये बनेगा आपका ए ई डैश बटे में ई डैश सी और प्लस 1 इधर जोड़ देना है, और इधर भी सेम आपको ए ई बटे में
EC और प्लस 1 इधर भी जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने पे इसे हल करेंगे तो कुछ यहाँ पे नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा E-C और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका EC। तो E-C से E-C कैंसिल, तो बच गया आपका E' और प्लस इसका भाग देंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा E' और इसका EC से EC कैंसिल, बच जाएगा इधर AE और प्लस ये एक बार इसका गुणा करेंगे तो यही आने वाला है। अब बीच में क्या आ जाएगा बराबर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि AE' और E' इसको क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए AE' और E' को क्या मैं AC नहीं लिख सकता हूं, पूरा AC आराम से लिख सकता हूं। तो इसको हमने ऊपर वालों को क्या लिख दिया AC बटे हमने लिख दिया E' लिख दिया। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई नहीं, बराबर। अब ये क्या है AE प्लस EC, इसको देखिए AE अब प्लस EC, इसको भी हम AC नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। तो इसको भी हम लिखेंगे क्या AC और बटे में क्या हो जाएगा EC। ठीक है, देखिए तो ये हो गया ना, ऊपर वाला भी बराबर नीचे वाला भी बराबर। तो ये बताइए कि AC तो AC के बराबर हो गया है, ये तो बात सही है, लेकिन E' EC के कभी बराबर होगा? आप ही बताइए कि E' और EC कभी बराबर होगा? कभी नहीं। ये तभी बराबर हो सकता है जब E बिंदु E' पे हो, तभी आपस में बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह बात तभी E' EC के तभी बराबर होगा, लिखेंगे परंतु, यहाँ पे लिखेंगे आराम से कि परंतु यह तभी संभव है, परंतु यह तभी संभव है, परंतु तभी संभव है जब E और E', जब E और E' क्या हो, संपाती हो। संपाती मतलब एक ही पे हो, तभी यह बराबर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। संपाती हो तभी ये चीज होगा। तब ये चीज संपाती हो गया कि मतलब एक ही पे हैं, तो क्या मैं इससे नहीं कह सक दूंगा कि जो DE है और DE', देखिए एक बार दिखा दूं फिगर, जो आपका DE है और D' है वो दोनों एक ही पे होगा, अलग अलग नहीं। तब ये दोनों बिंदु एक ही पे है तो ये भी दोनों एक ही पे होगा। तो इसलिए लिखा हूं कि DE और DE' भी क्या है, संपाती हैं। अब जब दोनों संपाती हो गया तो क्या मैं इससे नहीं कह दूंगा कि जब दोनों एक ही रेखा संपाती है, तो इससे हमको मालूम चल गया कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। मतलब मैं कह दूंगा कि DE रेखा जो है वो BC के समानांतर है। जब भाई DE' BC के समानांतर है और दोनों बिंदु एक ही पे है तो क्या DE BC के समानांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही चीज हमको प्रूफ करना था। यही थेल्स प्रमेय का विलोम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 1% आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अच्छे से इसको आपको लगा के जाना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न था, अभी बहुत सारा प्रश्न करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना? कोई भी आपत्ति आप लोगों को इसमें है तो बताइए। कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं, और उस प्रमेय का नाम क्या हो वो सिद्ध करना बहुत जरूरी है। जितना बता रहा हूं इससे बाहर आएगा नहीं एग्जाम में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने आगे से ही सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। इसको बताने लगूंगा तो आधा घंटा एक ही लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं सॉल्व किया हूँ इसको, अब बस आपको बताते चलूंगा ताकि आप नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बड़ा ये आपका है, लेकिन हम मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है। भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन मुझे नंबर चाहिए आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ के नंबर लाइए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों को जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज जानते हैं। देखिए एक त्रिभुज, पहले आपको क्या करना है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। आप लोग एक त्रिभुज बना देना आपको ABC, उसे थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना देना आपको PQR। ये दो त्रिभुज आपको एग्जाम में ड्रा कर देना अपने रफ में। इसके बाद आपको लिखना है कि दिया है, क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज। समरूप मतलब क्या कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तो वही चीज आपको दिया में लिखना है कि त्रिभुज आपका ABC समरूप है त्रिभुज PQR। समरूप चिन्ह यही होता है, ये चीज तो दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि सिद्ध करना था हमको। सिद्ध करने के लिए क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब कह रहा है कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाए, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अगर अनुपात देखा जाए तो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा मतलब कि AB,
ए बी का संगत भुजा क्या है पी क्यू, तो ए बी बटे में पी क्यू इसका वर्ग। अब बी सी का संगत भुजा क्या है क्यू आर, तो बी सी बटे में क्यू आर इसका वर्ग। और ए सी का संगत भुजा क्या है आपका पी आर, तो इसका ए सी बटे में पी आर इसका वर्ग। इसके क्या होगा क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखिए ये चीज पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, जैसे लिखा हूं सेम उसी तरह लिखिए, इसका बराबर होना चाहिए। वही करा कि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर, ये चीज हमको सिद्ध करना है। इसके बाद हेडिंग आपको डालना है रचना। ये जो उनमें डैश डैश किया हूं ना, ये रचना किया हूं। रचना हमने क्या किया कि ए से भुजा बी सी तथा पी से भुजा क्यू आर पर ए एम तथा पी एन लंब डाला। देखिए ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है शीर्ष ना, अब ए से हमने बी सी भुजा पे क्या डाला है लंब डाला है। ए से हमने बी सी भुजा पे क्या डाला लंब, और उसी तरह पी से हमने क्यू आर पे क्या डाला है लंब, क्या पी एन डाला है, और इस पे हमने ए एम लंब डाला। तो वही चीज तो लिखा हूं कि ए से भुजा किस पे बी सी तथा बिंदु मतलब पी से किस पे भुजा क्यू आर पर हमने इस पे ए एम लंब डाला। देखिए ए एम, इस पे हमने क्या पी एन लंब डाला है। ठीक है, ये चीज हमको रचना में लिख देना है। ठीक है, और जब लंब डाला है तो मतलब कि यह 90 अंश तो ये भी 90 अंश, मतलब लंब डाला इसलिए जो कोण होंगे कोण एम जो होगा वो कोण एन के बराबर होगा, बराबर 90 अंश, क्योंकि लंब 90 अंश को होता है। तो यहाँ से आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 बना लेना है। अब हमको करना क्या है कि दोनों का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो हम एबीसी का और पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा। आधार यहाँ पे क्या हमारा पास बीसी, तो बीसी हमारा आधार और ऊंचाई हमारे पास ए एम है। तो 1/2 आधार की जगह हमने बीसी लिख लिया, और देखिए ऊंचाई की जगह हमने क्या लिख लिया ए एम लिख दिया। ये समीकरण में दूसरा हो गया। इसी तरह हम इसका भी ज्ञात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर में आधार आपका क्यू आर हो जाएगा, लंब आपका पी एन हो जाएगा। तो वही चीज तो लिखा हूं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हमारा क्यू आर और लंब हमारा पी एन। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब अनुपात निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग दे दिया। समीकरण 2 हमारा क्या था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समीकरण 3 हमारे पास का त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया था 1/2 गुणे बीसी और गुणे ए एम, यही तो है। और पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये वाला है आपका 1/2 क्यू आर प्लस पी एन। यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया है। बचा आपका निष्कर्ष त्रिभुज एबीसी का एरिया बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया बराबर बीसी गुणे ए एम। बीसी गुणे ए एम बचा, नीचे आपका क्यू आर गुणे पी एन बचा। इसको समीकरण नंबर आपको 4 मान लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे करना है आपको, चूंकि दिया हमको कि एबीसी समरूप है पी क्यू आर का, आगे बोला था ना कि ये समरूप है। तो एक बात याद रखिए, जब समरूप है तो संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनका संगत भुजा और संगत कोण जो होता है समानुपात होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों समरूप है तो का संगत कोण बराबर नहीं होगा, आराम से कह सकता हूं। और भुजाएं भी समानुपात होती हैं, मतलब ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में पी आर कह सकता हूं। तो वही चीज तो लिखा हूं कि संगत कोण समान होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। कब? जब दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप तो दे ही रखा है, इसलिए मैं संगत कोण कोण बी बराबर कोण क्यू कर दिया और संगत भुजाओं को हमने बराबर कर दिया। तो इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6 मान लिया। यहां तक क्लियर हो गया ना 5 और 6 समीकरण। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में देखना है हमें। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में देखना है। और वहां पे हम देख पा रहे हैं, देखिए मैं फिगर दिखा दूं ए बी एम। ए बी एम मतलब देखिए एक फिगर और भी बनाया हूं यहाँ पे ए बी एम। ठीक है, ए बी एम। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में आपको आपके सामने फिगर दिया रहा होगा। ठीक है, फिगर आपके सामने दिया है ना। तब उसमें देखेंगे त्रिभुज ए बी एम तथा पी क्यू एन में कोण बी जो है ना कोण क्यू के बराबर है। समीकरण नंबर 5 अभी जस्ट माना था, समीकरण 5 ये निकल गया। और कोण एम कोण एन के बराबर समीकरण नंबर 1 माना था, उससे यह बराबर हो गया। तो हम कह देंगे कि कोण कोण समरूपता नियम से इसमें भी एक कोण बराबर है, इसमें भी एक कोण बराबर है। तो कोण कोण समरूपता नियम से हम कह दूंगा कि त्रिभुज ए बी एम भी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। होगा कि नहीं? क्योंकि नियम चलता है, दो कोण बराबर होगा तो हम अब कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। तो आखिर में ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो दोनों समरूप अगर हो गया तो इसकी भी संगत भुजाएं समानुपात होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो इसलिए हम कह दूंगा कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा ए एम बटे में पी एन। आपके पास फिगर होगा, मिलाते रहिए। मैं तो इधर पीछे पलट दिया हूं, लेकिन आपके पास फिगर होगा, मिलाते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या नहीं कह सकता हूं कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा ए एम बटे में पी एन कह सकता हूं। समीकरण नंबर 7। अब देखिए समीकरण नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, समीकरण नंबर 6वां दिखाई दे रहा होगा और समीकरण नंबर आपको 7वां दिखाई दे रहा होगा। इनका अगर मान रखा जाए तो आपको यही मालूम चलेगा कि त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है बटे में पी क्यू आर का एरिया बीसी बटे में क्यू आर गुणे ए एम बटे में पी एन, यहां से निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे मालूम चल जाएगा आपको कि बीसी को हमने माना था ए बी के बराबर, तो इसलिए बीसी बराबर ए बी लिख दूंगा।
ठीक है। क्यू आर को मैं पी क्यू लिख दूंगा और ए एम हमने माना था ए बी को, तो ए बी लिख दूंगा, पी एन को मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद हम देखूंगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटे में त्रिभुज पी क्यू आर के एरिया बराबर, यहाँ पे ए बी है ए बी, तो ए बी को करेंगे तो ए बी का स्क्वायर और पी क्यू में पी को गुणा करेंगे पी क्यू स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 8 मिल गया ना। इसी तरह हम क्या करेंगे, समीकरण 6वां और 8वां से ए बी सिद्ध कर देंगे कि अगर ए बी बटे में पी क्यू अगर इसका स्क्वायर करने में बराबर है तो भाई तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो तीनों को स्क्वायर करूंगा, तीनों ही बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटे में त्रिभुज पी क्यू का एरिया, ये बराबर हो जाएगा उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। यही हैंस प्रूफ है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी के बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, तो बताने जाऊंगा तो 2-2 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए मुझे क्या करना है, इसे हल करके ही बताना पड़ रहा है, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन बताया हूं, देखिए ना कितना टाइम लग गया, तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और हमें आपको तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। एक क्वेश्चन से तो काम चलने वाला है नहीं आप लोगों का, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताते चलाऊं ना, आपको समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको समझने में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए, 1% दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको भी मैं हल करके ही आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत में, पाइथागोरस प्रमेय, इसका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी आता है। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों को देख लीजिए। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। पाइथागोरस नहीं जानते आप लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही तो सिद्ध करना है। तो देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होगा ना, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज हम लोग कैसे बनाते हैं, त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज ऐसे मानते हैं ए बी सी, लेकिन ए बी सी को, इस समकोण त्रिभुज को हमने थोड़ा इस तरह मुड़ा के बना दिया है, रोटेट करके बना दिया है। ये जो बी 90 अंश वाला है उसको ऊपर कर दिया है, सी को कोड को यहाँ पे, मतलब इसी फिगर को ऐसे बना दिया, कोई घबराइएगा मत, इसे समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। तो इसी तरह को बना देना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश। यही तो समकोण त्रिभुज में तो यही होता है ना कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। फिगर सेम आपको ऐसे ही बनाना जो बनाया हूं, ठीक है। फिर रचना आपने क्या किया है कि बिंदु बी से भुजा एसी पर लंब डाला, ये बिंदु बी है, बी से हमने एसी पे क्या डाला है, एसी पे लंब बी डी डाला हमने, ठीक है। तब लंब डाला है तो क्या डी 90 अंश नहीं होगा, लंब का मतलब वही तो होता है डी बराबर 90 अंश। तो कोण बी बराबर 90 अंश माना तो उसको समीकरण 1 मान लीजिए, और कोण डी बराबर 90 अंश को समीकरण 2 मान लीजिए। अब सिद्ध करना हमको क्या है कि एसी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमको सिद्ध करना है, ठीक है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी डी एक छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज में देखने वाला है। इन दोनों को हम सिद्ध करेंगे समरूप, ये छोटे वाला त्रिभुज को एक बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखा वही लिखा है कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों में एक चीज देखिए, दोनों त्रिभुज में कोण ए, कोण ए, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में कोण ए, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण उभयनिष्ठ कोण हो गया ना, और कोण बी बराबर कोण डी होगा क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। तो कोण बी जो होगा, ये जो कोण बी कोण डी के बराबर होगा 90 अंश। तो देखिए कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से 2 कोण बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह देंगे कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज जान लीजिए, तब भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, जब दोनों त्रिभुज समानुपात हो गया तो भुजाएं का अनुपात बराबर हो जाएगा। मतलब कि अब देखिए इसी चीज को मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, ये छोटे वाले त्रिभुज जैसे क्या है बी डी ए, ये है ना, देखिए बी डी ए को हमने बी डी ए को अलग निकाल दिया, और बड़ा त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए बड़ा त्रिभुज क्या हमारे पास ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब देखिए एबीसी को हमने बाहर निकाला, एक देखिए बीडी भुजा की कोई जरूरत नहीं है तो बीडी को हमने छोड़ दिया है। बीडी को छोड़ूंगा तो बीडी के संगत भुजा हमारे क्या पास है, बीसी, तो बीसी को भी छोड़ना पड़ेगा। और ये भुजा जो काम की उसको ले लेता हूं, तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए डी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए डी बटे में ए सी, ठीक है। ये संगत भुजा लिया हूं, ठीक है। इसको रोटेट करके, ये नहीं कि आपको बी डी ये पूरा उतार देना, इसको रोटेट करके संगत भुजा बनाना, इस तरह ए बी सी होगा, ठीक है। तो जो काम करना था उसको छोड़ दिया, यहां से हमने ले लिया ए बी बटे में ए सी बराबर ए डी बटे में ए बी ले लिया, ठीक है। अब यहां से हम देख रहा हूं गुणा कर दूंगा, ए बी को गुणा ए बी में करूंगा तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी को गुणा ए डी में करूंगा तो ए सी गुणा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या, तीसरा हो गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि ये छोटे वाले त्रिभुज BDC, अब हम BDC पर लगाएंगे BDC। अब ये छोटे वाले त्रिभुज इधर का पूरा बड़े वाले त्रिभुज, अब दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसी में देखेंगे कि त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में कोण C उभयनिष्ठ है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण C आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C आ रहा है। तो कोण C बराबर कोण C समकोण होगा, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण होगा ना। तो कोण C उभयनिष्ठ कोण, और कोण B कोण D 90 अंश आप लोग जानते हैं, समीकरण को 2 से निकला है। तो कोण कोण समरूपता नियम से ये भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। मतलब त्रिभुज BCD समरूप होगा त्रिभुज ABC। अब दोनों भी त्रिभुज समरूप हो गया, तब ये दोनों समरूप हो गया, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए इसकी संगत भुजा लिख लेंगे इस तरह, BDC उसको मैंने अलग निकाल दिया, और उसके संगत भुजा वाले त्रिभुज क्या है ABC, उसको बाहर निकाल दिया। अब BD का काम नहीं है, तो BD का काम नहीं है, तो इसलिए AB का भी काम नहीं होगा, क्योंकि दोनों संगत हैं। तो काम वाली क्या चीज है, BC। तो BC का संगत भुजा क्या है, AC। तो BC बटे में AC बराबर DC बटे में क्या हो जाएगा, BC। अब यहाँ पे देखिए BC का BC गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC को गुणा तब DC में करेंगे तो AC गुणा DC। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 जो निकला था, समीकरण नंबर 4 इन दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ने पे हमको ये मालूम चलेगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुणे AD प्लस AC गुणे DC। अब AC इसमें भी AC, इसलिए AC हमने क्या ले लिया, काम ले लिया। AC काम लिया तो यहाँ बचा AD और प्लस यहाँ क्या बचा, DC बचा। ठीक है, तो ये चीज जैसे है उसको तो मैं ऐसे उतार लूंगा, इधर बच गया आपका AC। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC को क्या मैं AC नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वही चीज तो लिखा हूँ। AD प्लस DC को AC लिख दिया, तो AC का गुणा AC में होगा तो AC का स्क्वायर। यही चीज तो प्रूफ करना था कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही आपका है आपका पाइथागोरस प्रमेय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट आप लोगों की इसमें नहीं होगा। मतलब कोई भी समस्या आप लोगों को हुई इसमें, 1% भी आप लोगों को समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसी का देखिए एक आता है पाइथागोरस का विलोम, मतलब इसी का विलोम। वो कह रहा था क्या कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसमें अब हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि सिद्ध कीजिए कोण B 90 अंश होगा। उसमें 90 अंश दिया था और पूछा था कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब उसमें ये चीज दे दिया है, अब पूछेगा कि कोण B 90 अंश होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह कुछ जरूर से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो वही है पाइथागोरस का विलोम, हेडिंग डाल लीजिए। क्या प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो समकोण होगा। करेक्ट, जो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के वर्गों की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। मतलब देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया, ये त्रिभुज आपने बना लिया, सबसे पहले लिखेंगे दिया में लिखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज हमको तो दिया है, सिद्ध करना है कि कोण जो B है वो 90 अंश है। ठीक है, तो देखिए ये चीज का 90 अंश का मतलब कि त्रिभुज ABC समकोण होगा, ये तो सिद्ध करना है ना। तो देखिए रचना में हमको क्या करना है कि PQR समकोण त्रिभुज बनाया, जैसा आपका ABC है ना, सेम उसी तरह हमने क्या बनाया, PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। तब समकोण त्रिभुज बनाया तो कोण Q जो होगा 90 अंश होगा, जाहिर सी बात है। आपने PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया तो कोण Q क्या होगा, 90 अंश होगा। तो वही चीज लिखा है रचना में कि त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण B क्या है और कोण Q क्या है, 90 अंश। इसको समीकरण 2 मान लिया, उसको वाले को पहले हमने मान लिया था। तो ये बताइए कि जब समकोण त्रिभुज है और सेम एकदम यही भुजा है, तो AB भुजा PQ के बराबर नहीं होगा, BC भुजा QR के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी भुजा PQ के, तो समीकरण नंबर 3, BC भुजा QR के, समीकरण नंबर 4। अब त्रिभुज PQR में जो Q है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। तब 90 अंश का है तो पाइथागोरस नियम लग जाएगा कि नहीं, इसमें बिल्कुल लग जाएगा। पाइथागोरस नियम क्या कहेगा, PR का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर PQ लंब का स्क्वायर प्लस QR आधार का स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। अब करना क्या है कि PR स्क्वायर बराबर PQ, देखिए PQ के हमने माना था AB, तब क्या PQ को मैं AB नहीं लिख सकता हूं, तो PQ की जगह हमने क्या लिखा है, AB का स्क्वायर। इसी तरह QR को हमने माना था BC, तो QR की जगह मैं BC नहीं लिख दूंगा, क्यों नहीं, BC का स्क्वायर। तो यह समीकरण 5 था, यह समीकरण 6। ये चीज कहां से आया, समीकरण 3 और समीकरण 4 से निकल के आया है। ठीक है, तो समीकरण 1 से मान सभी समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 1 जो हमने माना था ये वाला समीकरण, उसका मान किस में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 6 में। मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है इसके बराबर क्या है आपका AC है। ठीक है, तो वही वैल्यू जहां पे भी आपको ये चीज दिखाई देंगे AB प्लस BC, उसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, AC रख दूंगा। तो वही चीज तो लिखा हूं, देखिए PR का स्क्वायर हमने PR लिखा है, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके बराबर AC का स्क्वायर था, तो पूरा का पूरा हमने AC का स्क्वायर लिखा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बच गया PR बराबर AC, समीकरण नंबर 7। अब देखिए यहाँ भुजा सर्वांग समता नियम से दो भुजा, देखिए
ये भुजा इस भुजा के बराबर था, यह भुजा इस भुजा के बराबर था। अब AC भुजा भी PR के क्या होने लगी, बराबर होने लगा। वही तो आया, AC भुजा भी PR के बराबर। तो 3 भुजा बराबर है तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से मैं कह दूंगा कि समीकरण 3, 4 व 7 से कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABC और PQR जो हमने माना था वो दोनों सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब संगत कोण भी बराबर होता है, संगत भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। सर्वांग सम हो गया, इसलिए संगत कोण समान होंगे, मतलब कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा। तो भाई कोण बराबर होगा ना, सर्वांग सम में सभी कोण बराबर होते हैं। तो कोण Q 90 अंश का था तो कोण B भी 90 अंश का। तो कोण अगर B 90 अंश हो गया तो ये तो सिद्ध करना था कि कोण B 90 अंश होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज देखिए मैं आराम से यहाँ पे लिखा हूँ कि संगत कोण समान होंगे, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, तो कोण B बराबर 90 अंश, ठीक है। ये चीज कहां से निकल गया, समीकरण दूसरा से निकल गया। बस यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पे हमने आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिया है। 2 उसका 2 2 4 5 प्रमेय आप लोगों को इस वीडियो में हमने बताया। इससे बाहर एग्जाम में जाने वाला नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पूरा कंप्लीट हमने त्रिभुज बता दिया और इसको तैयार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा त्रिभुज आपके हाथ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब बस मैं चाहता हूं कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।